बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बहरी मशकों के हवाले से। बाराकोडा ये मशक़ें जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और पाकिस्तान नेवी के ताउन से ये मशक़ें की जा रही हैं, इनका मकसद ये है कि माहौलियाती आलूदगी जो है उसमें कमी करना है। यानी जो बहरी जहाज़ होते हैं जो तेल बर्दारी का काम करते हैं, उनसे बहता हुआ तेल या दूसरी ऐसी आलूदगी जो बहरी हयात को नुकसान पहुंचाती है, उनसे हमें अपने साहिलों को पाक करना है। आज इसी हवाले से इन मशक़ों का इफ्तिताह किया गया। मकामी होटल में एक तकरीब हुई जहां वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी साहब भी तशरीफ़ लाए। उसके साथ साथ मुशीर बराए बहरी उमूर हमारे साथ महमूद मौलवी जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात ज़रताज गुल ने भी शिरकत की। इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के अली ज़ैदी, उनका ये कहना था कि कुरान में भी कश्ती और समंदर का जिक्र है। यानी अगर ये कश्ती ना बचती तो शायद आज हम भी ना होते, यानी कश्ती नूह की तरफ उनका इशारा था। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि उनका ये कहना था कि मुबारक विलेज पे जब ऑयल स्पिल हुआ, यानी तेल जो साहिल समंदर पर बह गया था, उसके हवाले से उनका ये कहना था कि सबसे पहले कॉलें मेरे पास आना शुरू हुई। यानी कराची के लोग इतना इदराक ज़रूर रखते हैं कि उन्हें बहरी आलूदगी के बारे में यानी अंदाज़ा है, और वो चाहते हैं कि जो साहिल समंदर है उसे साफ़ होना चाहिए। इसी हवाले से पहले भी मुख्तलिफ NGOs की जानिब से, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ सफाई मुहिम चलाई गई है, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी और पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक कंबाइंड मुहिम ये चलाई जा रही है, और इसमें बाकायदा जो है वो जो कराची के साहिली इलाके हैं और कराची का साहिल जो है उसकी सफाई की जाएगी। यानी ऑयल स्पिल से भी बचाया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो माहौलियाती आलूदगी है उससे बचने की तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुशीर वफाकी मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, ये बताइएगा कि बाराकोडा ये मशकें जो हो रही हैं, ख़ास तौर पे जिनका इफ्तिताह हो गया है, कल इसी हवाले से साहिल समंदर पे सफाई मुहिम का भी आगाज़ किया जा रहा है। सर, क्या एम हासिल करने की कोशिश की जा रही है, किस मकसद के तहत इन मशकों का आगाज़ किया गया है? देखिए, इन मशकों का आगाज एक रूटीन है। हर साल देखें ये मशकें होती हैं, उसकी वजह के इसमें बैरून दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे हैं और उनके साथ मिलके ये मशकें की जाती है। तो ये मैं कहूँगा एक रूटीन है जो कि हर साल होता है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है या कोई खास वजह नहीं है, रूटीन मशकें हैं। अच्छा, इसमें सर ये 2 दिन पे मुहित होगी, कितने दिन की ये मशक़ें हैं, ये भी ज़रा तफसील से बता दीजिएगा नाजरीन को। 3 दिन की मशक़ें होंगी, और ये जो है हर मतलब हम अपनी जो हमारी नेवी है और MSA है वो अपनी सलाहियतों का वो मुज़ाहिरा करेंगे कि भाई क्या क्या है, और उनके जो मतलब बहरी जहाज वगैरह, ये मशक़ें उन चीज़ों के लिए है। सर, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वैसे अगर देखा जाए तो क्या टास्क होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी का? देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का ये है कि वो देखे कि अगर कोई ऑयल स्पिलेज है और कोई, मैं कहूँगा कि फिशिंग बोट्स जो आ रही है इनको मॉनिटर करते हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स कि भाई देखिए बाहर से जो कोई ना आ जाए, इलीगल जो आ रहे हैं, ये सब जो है पूरा कोस्ट जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इसको मॉनिटर करती है। महमूद मौलवी साहब, ये भी बताइएगा कि अब इंदिया दिया है वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी ने कि फिशिंग यानी शिपिंग पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, और ख़ास तौर पे फिशरीज़ के हवाले से अब तक कोई जामे पॉलिसी मौजूद नहीं है। इसके अलावा फिशिंग एक्सपोर्ट के अलावा दीगर मामलात जो हैं उनके हवाले से बाकायदा जामे पॉलिसी लाई जाएगी। सर, किस किस्म की ये पॉलिसी होगी? आपको एक बात बता दूं, फिशिंग पॉलिसी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है, और जहां तक हम बात कर रहे हैं शिपिंग पॉलिसी का, शिपिंग पॉलिसी आ चुकी है, ठीक है ना। और इसके मतलब ये जो है, इसमें शिपिंग पॉलिसी आने के बाद हमारा मिनिस्ट्री का तवक्को ये है कि काफी प्राइवेट शिप ओनर्स जो है इसमें जहाज लेके आएंगे, और काफी बहरी जहाजों का इजाफा इसमें काफी नजर आ रहा है।
सर ये भी बताइएगा कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल पे गौर किया जा रहा है, इस तरह ये कहा जा रहा है कि मालदीव ने भी जो है बहुत सारे पॉइंट्स पे यानी मछली के शिकार पे पाबंदी लगाई है, तो क्या इस किस्म की कोई पाबंदियां फिशिंग पॉलिसी के हवाले से कराची या पाकिस्तान में भी लगने का इम्कान है? मछली के शिकार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि वो जो इलीगल नेट जो कि दुनिया में कहीं अलाउड नहीं है, जिसको गुज्जा कहते हैं, या जो मस्कीटो नेट जो है बिल्कुल बारीक जाल, जिससे छोटी मछलियां या मछली के मतलब जो मछलियां अभी बड़ी होनी उनको भी अगर वो घसीट के ले जाए जो कि खाने के काबिल नहीं, उसको पाबंदी उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि ताकि मछली जो है इनकी जो ब्रीडिंग सीजन है उस वक्त जो है सिर्फ 2 महीने आपने देखा होगा हमेशा बनता है। बाकी जाल के ऊपर हमारा मेन कंसंट्रेशन है कि ऐसे मछली के जाल इस्तेमाल ना हो जो कि पूरे मतलब मैं कहूँगा मछली की स्पीशीज को डैमेज करे और उनको खतरे में डाल दे। सर मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ऐसे साहिली इलाके होते हैं जहाँ पे मछली की जो अफजाइश नस्ल है उसका सिलसिला जारी होता है, वहाँ पे भी कुछ बड़े ट्रॉलर्स को अलाउ कर दिया जाता है, जिनकी वजह से मछली के अफजाइश नस्ल में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं मछली की जो अब नापैद होती जा रही हैं, जिनकी वजह यह है कि बड़े बड़े ट्रॉलर जब मछली का शिकार कमर्शियली कर रहे होते हैं उनकी वजह से इनको नुकसान पहुंचता है। फिर दूसरी जानिब जो छोटे माहीगीर हैं जिनका रोज़गार इसी यानी शिकार से मुंसलिक है, वो भी बेरोजगार होते हैं। सर इस हवाले से कोई पॉलिसी लाई जा रही है? पॉलिसी आई जा रही है। देखिए, ट्रॉलिंग को तो हम तकरीबन जो है अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ट्रॉलिंग करते हैं तो ये बिल्कुल समंदर के तय के से लेके वो जाल जो मैं कहूँगा बारीक जाल बिछा के वो सारी मछलियों को तबाह कर रहे हैं। तो ट्रॉलिंग के ऊपर तो पाबंदी आएगी। और हम ये हमारा कहना ये है कि देखिए ये जो फिशिंग है इसको लॉन्ग लाइनर इस्तेमाल करें। देखिए हमारे यहाँ बहुत टूना जो है बहुत टूना मछली है काफी मकदार में आती है, ये माइग्रेटिंग फिश कहलाती है। तो इसके शिकार के लिए हम टूना लॉन्ग लाइनर क्या कह रहे हैं इस्तेमाल करें कि देखिए हुक से पकड़ा जाए। जब जाल से मछली को पकड़ते हैं और गिल नेट से पकड़ते हैं तो उसकी एक्सपोर्ट में कीमत बहुत कम मिलती है बनिस्बत जो कि जिसको आप कहें कि कांटे से पकड़ी जाती है। मतलब जो गिल नेट जो है उससे और टूना लॉन्ग लाइनों से पकड़ी जाती है उसमें बहुत फर्क है। मतलब ये जो है कोई $1 का $2 पर किलो बिकता है और जो टूना लॉन्ग लाइनर से शिकार किया जाता है वो $6 से $8 पर किलो बिक रहा है। तो बहुत फर्क है। तो हम चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आए और ये है कि ट्रॉलिंग को तो हम बाकायदा डिस्करेज कर लें। सर मैंग्रोव्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बहरी आलूदगी होती है इसकी वजह से कराची के अतराफ जो मैंग्रोव्स मौजूद हैं, बहरी हयात हैं, मुख्तलिफ ये जो पौधे लगे हुए होते हैं और ये इनको भी बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। सर इसकी मैंग्रोव्स की हिफाजत के लिए कुछ किया जा रहा है? मैंग्रोव्स की हिफाजत के लिए जितना मुमकिन है हम किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ से अगर मैंग्रोव निकले तो देखिए पोर्ट कासिम के इलाके में और केपीटी के इलाके में इसकी काफी प्लांटेशन भी हो रही है। उसकी वजह ये है कि देखिए मैंग्रोव जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इसके साहिल के लिए। और एक और चीज भी है, जहाँ जहाँ मैंग्रोव होते हैं तो खुदा अल्लाह ना करे ये जो तूफान आता है या सुनामी वगैरह ये भी इसको इफेक्ट के लिए भी काफी मुफीद है। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं जैसे पोर्ट ग्रैंड के अतराफ जो मैंग्रोव्स हैं सर, वहां का अगर आप पानी देखें तो तकरीबन स्याह पानी नजर आता है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि सर इस आलूदगी के बावजूद भी ये मैंग्रोव जिंदा हैं। लोग जाते हैं बाकायदा वो मतलब सफ़र करते हैं, बोट से इसका दौरा भी कराया जाता है। सर ये जो आलूदगी है, ये जो स्मेल है, ताफुन है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? के लिए पूरा जो है प्लांट्स लगने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज 400 मिलियन गैलन पानी जो है ये जो
जो है इसमें समंदर में जा रहा है, जो कि समंदर को भी तबाह कर रहा है और हमारे साहिल के बहुत से इलाकों को तबाह कर रहा है। तो इसके ऊपर भी डिसैलिनेशन प्लांट लग रहे हैं कि जो भी पानी समंदर में जाए वो साफ होकर जाए। सर, इस हवाले से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले भी इस पे बात की गई, ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी आपने बात की, कराची में 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स में से सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त कारआमद है। अगर मैं TP3S3 की बात करता हूँ, यानी TP1 या S1 की बात की जाए या TP3 की बात की जाए, दोनों एक ही कंपनी पाक ओएसिस के लगाए हुए हैं, जिसे बाकायदा अवार्ड किया गया ये टेंडर। सर, एक अरसे से उस कंपनी को पेमेंट भी की जा चुकी है, वो पार्ट इंपोर्ट करने के बहाने, कभी कहा जाता है पार्ट इंपोर्ट होके आ चुके हैं पार्ट्स, कभी कहा जाता है उसकी मेंटेनेंस की जा रही है, करोड़ों अरबों रुपए इस कंपनी को दिए जा चुके हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है फाल नहीं है, जिसकी वजह से 400 मिलियन गैलन जो कराची का वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल है, ये समंदर में जाता है। तो सर, इसके खिलाफ वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी, क्योंकि सर देखें, जो बहरी उमूर है वो वफाकी मसला है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये जो टेंडर अवार्ड किया गया, ये प्राइवेट कंपनी एक अरसे से इसको लैतोलाल में डाल रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई आपने सिफारिश की है? देखिए, ये प्रोविजनल मैटर है, तो इसलिए हम इसके ऊपर 18 अमेंडमेंट के बाद नहीं कहते। मगर ये मैं आपको बता दूं, जो दूसरे प्लांट लगने की बात हो रही है वो फेडरल लेवल के ऊपर लगने की बात हो रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम बात कर रही है, जो लगाने के लिए, ताकि जितना हो सके हम आलूगी को रोक सके। और इसके लिए चाइनीज फर्म्स भी आ रहे हैं और नॉर्वे की एक कंपनी भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है कि भाई वो चाहते हैं कि देखिए ये ट्रीटमेंट प्लांट लगे। और इस वक्त जो भी ये प्लांट लगेगा, मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी मॉनिटरिंग हो रही है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी को अवार्ड किया जाए और वो कंप्लीट ना हो। सर, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी गफलत की वजह से या मुबैना करप्शन की वजह से अगर आपके समंदर आलूदा हो रहे हैं, आपके साहिल आलूदा हो रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ भी वफाकी हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले सकती? नहीं, एक्शन लेगी, मगर देखें, जहां तक मैं आपको कहूँ 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो 12 मील के अंदर का हिस्सा है ये समंदर का, ये आता है सूबाई हुकूमत के अंडर में। अब हम सूबाई हुकूमत से भी बात कर रहे हैं कि देखो जी, उनका भी काफी कंसर्न है कि ये जो मैं आपको ये कहूँ कि जो साहिल और ये जो पानी में आलूदगी, ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनके भी काफी इंटरेस्ट है। इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी हद तक इसको रोक लिया जाए, क्योंकि देखें ये 400 मिलियन गैलन जो हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी अमाउंट है जी। और सालों में इस पे काम नहीं हुआ है। तो अभी सालों के चीज को हम महीनों में जो करना जरा मुश्किल हो रहा है, मगर इसके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुशीर बराए बहरी उमूर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिनका कहना था कि बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लिया जाएगा और ख़ास तौर पे ये जो मुहिम चलाई जा रही है बाराकोडा, इससे बहुत दूरस जो नताइज हैं वो हासिल किए जाएंगे मैंग्रोव्स की हिफाजत के हवाले से और कराची के साहिली इलाके की सफाई के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे कराची में डिफेंस के इलाके ख़ियाबान बुखारी से होने वाले एक अगवा के हवाले से, जिसमें कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे 5 अगवाकार जो हैं उन्होंने यानी वो इसमें शामिल हैं, मुलव्वस हैं, और उनमें से एक ने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो अगवाकार है ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की का जो है वो मंगेतर हो, जो कि अमेरिका में मुकीम है, दुआ नामी लड़की जिसको कि अगवा किया गया था और उसके साथ जो नौजवान मौजूद था उससे ज़ख्मी भी किया गया गोली मारकर। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी अपडेट करते चलें कि जिस गाड़ी से यानी जिस कार में ये अगवाकार सवार थे उससे मुमासलत रखती हुई एक कार जो है वो खालिद बिन वलीद रोड के इलाके से चोरी हुई।
इस चोरी में जो कार इस्तेमाल हुई सफ़ेद कलर की स्विफ्ट, उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। ख़ास तौर पे खालिद बिन वलीद रोड से जो गाड़ी चोरी की गई उसे भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से पहले जियो फेंसिंग भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह नताइज जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन के नहीं निकल पाए। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि ये जो अगवा का मामला है, दुआ नामी लड़की जिसे डिफेंस के इलाके बुखारी कमर्शियल का इलाका है जहाँ से गिरफ्तार किया गया, जहाँ बड़े चाय खाने हैं, बड़ी रौनक रहती है। इस स्ट्रीट पे अगर आप जाएं तो चाहे रात के 2 बज रहे हों, यहाँ पे हर वक्त गाड़ियों की पार्किंग, लोगों का आना जाना, लोगों की बैठक ये लगी रहती है। यहाँ से एक लड़की को अगवा किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़की का साबका मंगेतर जो है वो शायद इस अगवा में शामिल हो। इसमें मुझे बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से, ख़ास तौर पे वो शख्स जो मास्क में मौजूद था उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, इस पूरे केस के अंदर दुआ मंगी अगवा केस का मुबैना अगवा केस अभी तक फाइल किया जा रहा है, क्योंकि घर वालों के पास अब तक दुआ की मुबैना अगवा के बाद से कोई किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई। पुलिस जिसमें एंटी वायलेंट क्राइम सेल है और दीगर इदारे हैं, आज एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जायवकुआ का दोबारा दौरा किया, जबकि अब तक जो है वो तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद के बयानात भी तफ्तीशी टीमें रिकॉर्ड कर चुकी हैं। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई हैं, जिसमें फिरोजाबाद की सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें गाड़ी जो कि इसमें इस्तेमाल हुई, मुमासलत रखती हुई गाड़ी जो कि फिरोजाबाद से छीनी गई थी, वो भी सामने रखी जा रही है। जबकि लड़की को जो जाते वक्त देखा जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज तफ्तीशकारों के सामने आई, उसमें ये लोग दोनों जो दुआ मंगी और इसका दोस्त हारिस हैं, ये अपने एक फ्रेंड है हमजा, उसकी बर्थडे पार्टी में शिरकत के लिए आए थे और फिर वापसी में ये वाकया हुआ। तो फिर इस वाकये के बाद हमजा का भी बयान रिकॉर्ड किया गया, जो दीगर लोग उस पार्टी में शरीक थे उन तमाम के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो तफ्तीशकार उलझे हैं वो इसके अंदर इसलिए उलझे हैं कि उनका ये कहना है कि इस पूरे वाकये के अंदर जब दुआ मंगी नामी लड़की को ले आकर गाड़ी में बिठाया गया, जिसमें 5 अफराद सवार थे, उसमें से एक शख्स ने जिसे मास्क पहना हुआ था उसकी तरफ से और लड़की दुआ मंगी दोनों के अंदर जो मुलाकात, खामोश मुलाकात चंद सेकंडों के सामने आई, जो इतनी वाज़ेह नहीं है, मगर उससे ऐसा लग रहा है कि लड़की उस मास्क पहने हुए शख्स को जानती है, क्योंकि किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं थी और मास्क पहने हुए शख्स ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाया है। तो पुलिस का ये ख्याल है, जो तफ्तीशकार हैं, कि दुआ मंगी का जो मंगेतर है वो अमेरिका में मुकीम है, साबका मंगेतर, उसके बारे में उसको चेक किया जा रहा है। अभी कालों का रिकॉर्ड और मजीद देख रहे हैं, जियो फेंसिंग वगैरह हुई है कि आया वो कराची में मौजूद है या इस वारदात के अंदर किसी मुनज़्ज़म ग्रुप की खिदमत हासिल की गई, क्योंकि जो फिरोजाबाद के इलाके से गाड़ी छीनी, जो फुटेज आई है उसके अंदर गाड़ी छीनने वाले जो अफराद हैं वो इंतहाई तरबियत याफ्ता लग रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को सामने रख के पुलिस अब तक इस अगवा के केस को मुबैना अगवा का केस करार दे रही है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दुआ मंगी की जो है वो जिसे हम कहेंगे कि रजामंदी नजर आ रही है। जी मुझे ये भी बताइएगा कि जो डिफेंस का इलाका है वहाँ हर घर में तकरीबन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो अब तक ये जो मुल्ज़िमान हैं इनकी सीसीटीवी फुटेज से इनकी मंजिल का तयन नहीं किया गया कि ये किस तरफ गए, आया किसी डिफेंस में ही किसी इलाके की तरफ गए, क्योंकि तकरीबन तमाम ही घर ऐसे होते हैं या एक आधी कोई घर ऐसा होगा जिसमें सीसीटीवी कैमरे मौजूद ना हो। प्लस डीएचए की अपनी एक बाकायदा सर्विलेंस सिस्टम है जिनके तहत बाकायदा चौराहों पे और सिग्नल्स पे कैमरे मौजूद हैं। तो क्या डीएचए से इस मामले पे मदद लेने की कोशिश की गई है? देखिए, डीएचए से तो मदद ली जा रही है, जो तफ्तीशकार हैं वो ले रहे हैं, मगर देखिए डिफेंस की सूरत हाल शहर के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। हर बंगले पे कैमरे तो जरूर हैं, मगर वो तफ्तीशकारों को इतनी आसानी से उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं डाल रहे। बेशतर जब कैमरों की तरफ तफ्तीशकार गए तो उनकी जानिब से ये जवाब मिला कि हमारा कैमरे की रिकॉर्ड नहीं है या डीवीडी वीटीआर खराब है, सिर्फ देखने के लिए लगाया हुआ, अंदर देख रहे हैं। तो इस किस्म की काफी हिडल सामने आए, पुलिस उनके ऊपर दबाव ज्यादा नहीं डाल पाई। आपको डिफेंस की सूरत हाल का इल्म है डॉक्टर साहब के उन लोगों से जिस तरीके से
पुलिस DHA को इन्वॉल्व करके, दीगर इदारों को इन्वॉल्व करके, मन्नत समाजत करके प्राइवेट CCTV कैमरों की फुटेज ले पा रही है। तो अब तक जितनी भी तकरीबन 6 से ज्यादा फुटेज पुलिस को, तफ्तीशकारों को मिली है, तो उसके अंदर इतनी वजाहत नहीं है, मगर जितनी भी वजाहत सामने आ रही है वो भी तफ्तीशकारों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। मगर इसमें सबसे ज्यादा इन्हिसार जो है वो कॉल के ऊपर किया जा रहा है कि आया अगवाकारों की जानिब से या लड़की की जानिब से दुआ मंगी या इसकी किसी फ्रेंड की जानिब से घर वालों को कॉल किया जाए या किसी दोस्त को कॉल की जाए, तो फिर जो है वो कोई सिमत मुतय्यन की जाएगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पिछले दिनों खास तौर पे दरख्शां के इलाके में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार से जो बदतमीजी की गई थी, जिसकी CCTV या जिसकी मोबाइल फुटेज जो है वो वायरल हुई थी, वो खातून भी अपनी ज़मानत क़ब्लस गिरफ्तारी लेके थाने पहुंचे और हमारी पूरी पुलिस जो है वो छापों के बावजूद भी एक खातून को गिरफ्तार ना कर सकी। सवालिया निशान नहीं है पुलिस की कारकर्दगी पे? सब डिफेंस की मैंने आपसे कहा ना, जैसे पहले के CCTV फुटेज पुलिस के लिए हासिल करना है बंगले मालकान से जो बासर भी हैं और बहुत सारे मामला जी मैं आपसे वो सवाल करना चाह रहा हूँ, खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार से जिन खातून ने बदतमीजी की थी उसके बाद उनके लिए छापे भी मारे जा रहे थे, उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। तरफ आ रहा हूँ कि जो सना आफ्ताब नामी खातून है, ये भी एक बासर शख्सियत से ताल्लुक रखती हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने अपनी बदनामी और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर ये मुकदमा दर्ज किया था, वरना इस किस्म के वाकयात डिफेंस, क्लिफ्टन, दरख्शां, गिजरी के इलाके में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों रूनुमा होते हैं ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के साथ। और पुलिस हर वाकये पर अगर मुकदमा दर्ज करे तो थानों के अंदर जो है वो इस किस्म के वाकयात की FIRों की लाइन लग जाएगी। मगर इस वाकये के ऊपर इसलिए FIR दर्ज की गई कि पुलिस की बदनामी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मगर पुलिस को उसके साथ नाकामी ये हुई कि वो बासर शख्सियत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़े रिहायशी अपार्टमेंट पर छापा नहीं मारा था, बल्कि चक्कर लगाने के लिए गई और वहां पर जो है वो सिर्फ इन्फॉर्म कर आ गई कि खातून जब आए तो बता दिया जाए। और इतना टाइम दिया गया खातून को मुक्तदर हलकों की जानिब से कि वो जाके क़ब्ल ज़मानत गिरफ्तारी करवाएं और पुलिस के पास पेश होके इस मामले को रफा दफा खत्म करवाया जाए। जी पीरजादा, ये भी बताइएगा उस बासर शख्सियत की कोई शनाख्त हो पाई है या सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक एक बासर शख्सियत से है? तो सब हुई है। अब जब पुलिस नहीं कह रही तो हम लोग अपने गले में तो ढोल बांधेंगे नहीं, बोल नाम लेके उनका, फिर बाद में मामला जो है वो किसी और तरफ चले जाएंगे। मगर ये है कि वो पुलिस जो है वो ऐसी बासर शख्सियत के सामने अक्सर बेबस ही नजर आएगी। नहीं, बिल्कुल इतनी बासर शख्सियत है कि आप अपने मुंह से नाम नहीं ले रहे तो फिर पुलिस कैसे नाम ले सकती है? अच्छा, आपसे पीरजादा ये भी बात करना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे DGFI वाजिद ज़िया को तैनात किया गया है। बशीर मेमन की अचानक जो उनको हटाया गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, क्या कहते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई सियासी अवामिल कार फरमा है? देखिए, DGFI का जो बशीर मेमन है, इनका रेजिग्नेशन आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर वजूहात लिखी हैं। बशीर मेमन साहब एक इंतहाई ईमानदार, अच्छी साख रखने वाले अफसर हैं, तो इन्होंने अपने रेजिग्नेशन के अंदर ये लिखा है कि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अपोजिशन के लोगों पर जो है वो मुकदमात बनाए जाएं और उनको जो है वो बेजा और तरीके से हिरासा भी किया जाए और दबाव भी डाला जाए, जिसके ऊपर एहतिजाजन बशीर मेमन ने इस्तीफा दिया है। तो ये बशीर मेमन ने अपनी साख बचाने के लिए ये कदम उठाया और उनके इस्तीफे की कॉपी भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। आप समझते हैं कि वाजिद ज़िया जो है वो इस प्रेशर को लेके कार्रवाइयां करने में कामयाब हो सकेंगे? वाजिद ज़िया के हवाले से आप बात कर रहे हैं? जी, जिनकी आज मुलाकात भी हुई है इमरान खान से और बाकायदा उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं साइबर क्राइम के हवाले से, FIA में जो इंक्वायरीज चल रही हैं उनको तेज करने के हवाले से। वाजिद ज़िया जिन मुख्तलिफ हलकों की आशीर्वाद के ऊपर पनामा केस की तहकीकात करते रहे, अब उन्हीं हलकों की जानिब से जो है वो उन्हें FIA में लाया गया है। तो यकीनन जिन हलकों ने पनामा केस के अंदर कामयाबी दिलवाई है, वो FIA के अंदर भी उन्हें कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे तजावुज़ात के हवाले से। एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यानी ज़िला वस्ती और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। दुकानों के आगे से चबूतरे मिसमार किए गए, ठेले पथारे और सामान जब्त कर लिया गया। मतलब इस जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद से इसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो बिलबोर्ड्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था वो भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये तमाम ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, ये बताइएगा कि एक तो ऑपरेशन में सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया अहकामात हैं उसके बाद से मज़ीद तेज़ी आ गई है और आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ में जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है। क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब देखिए कि पूरी कराची के अंदर आपको तो पता है कि आपके प्रोग्राम में भी मैं कई दफा आया और आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए थे उस पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है कंप्लायंस कर रहा है। और बाकायदा आपने देखा होगा कि हमने जितने भी हार्ड किस्म की जो हमारे पास लिस्ट थी जिसमें इंक्रोचमेंट थी वो तमाम हमने रिमूव कर दी 99%। बाकी जो सॉफ्ट थी वो प्रॉब्लम कर रही थी जो मोबाइल किस्म की थी उस पे अभी रिसेंटली जो है बहुत एक जबरदस्त किस्म की जो है पेशरफ्त हुई है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब ने जो है बड़ा कॉपरेट किया, तमाम SHO को पाबंद किया कि वो तमाम फुटपाथ और रोड पर से जो है वो इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे। अगर वो इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं करेंगे तो उनको रिवर्ट भी करेंगे और उनको सस्पेंड भी करेंगे। उसकी वजह से जो है अब आपको कराची शहर में आप चेंजिंग नजर आ रही होगी। अब फुटपाथ और रोड पे जो मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट है वो भी रिमूव हो रही है। बशीर सिद्दीकी साहब, जहां ये इंक्रोचमेंट्स हटाई जा रही हैं वहां बहुत तेजी से दोबारा भी इंक्रोचमेंट्स लगा दी जाती हैं। यानी ये टीम तमाम काम करके जाती है, उसके बाद 1 या 2 दिन के वक्फे के बाद कोई ना कोई जो मुबैना ठेकेदार है जो वहां ये तमाम कारोबार चला रहा होता है वो दोबारा से ये तमाम चीजों को लगवा दिया जाता है। सर, इसकी रोकथाम के लिए कोई काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है डॉक्टर साहब। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया कि जो नए ऑर्डर्स आए हैं उसमें क्योंकि एक हमारी टाइमिंग है ड्यूटी के सुबह 9 बजे से 5 बजे के। लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो टाइमिंग अपने 9 से 5 तक जो है वो कार्रवाइयां कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो तो आपके सही कहने लग जाती है। लेकिन अब इलाका SHO को पूरी पाबंदी लगा दी है। इलाका का DSP और इलाका SHO जो भी इंक्रोचमेंट है उसको मेंटेन रखेगा अपने इलाकों में और उनके खिलाफ कार्रवाई ये करेगा कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च करेगा और उनको गिरफ्तार करेगा। बशीर सिद्दीकी साहब, यहाँ एक अहम मसले की जानिब में आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराना चाहूँगा। कराची के बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ ना कि 99% कराची के डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे हैं जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो लैंड यानी इस तमाम ज़मीन पे कब्जा करते हैं, जो कि एमिनिटी प्लॉट्स होते हैं या रोड के साथ जो आइलैंड मौजूद होता है या जो पार्क की जगह होती है, इस पे अपनी पार्किंग बना लेते हैं, ट्रॉलीज रख लेते हैं, बड़े बड़े चबूतरे बना लेते हैं। सर, इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा रहा है? अभी रिसेंटली मैंने दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर है सुपर आपका जो इम्तियाज सुपर स्टोर है इसको मैंने अभी एक नोटिस इशू किया है और इसी तरह चेस को भी इशू किया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करें कि आप जो ये वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या वो आपका प्लॉट कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है। तो उनको 7 दिन के नोटिस इशू किए मैंने और इंशाल्लाह देखें मेरे पास जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इम्तियाज सुपर के हवाले से PCS सोसाइटी ने उनको लीजें दी हैं और वो पहले रेसिडेंशियल प्लॉट थे उनको जो है कमर्शियल करके अब वो उन्होंने किया। तो उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे मुझे वहां से पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं इंशाल्लाह उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। आप नेक्स्ट सर ये भी बता दीजिएगा कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो कि कमर्शियल बुनियादों पर चलाए जाते हैं लेकिन उनकी पार्किंग के लिए जो है वो पार्क्स की जो जगह मखसूस होती है, जैसे अगर मैं नाज़िमाबाद की बात करूं या मुख्तलिफ शादी हॉल हैं जिन्होंने बाकायदा मुबैना तौर पे अपना पार्किंग एरिया उस इलाके को बनाया हुआ है जहां पार्क्स बनने चाहिए या जो यानी एरिया पार्क्स के लिए मुख्तस किया हुआ है या एमिनिटी प्लॉट्स है उसमें पार्किंग बनाई हुई है, इनके खिलाफ कोई इक़दाम किया जा रहा है? इसमें सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी सियासी असर रसूख भी रखते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल में हुआ ये कि एक प्लान बनाया अब हमने। अब इलाके के तमाम एसएसपी साहिबान को, तमाम डीसी साहिबान को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है और एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको ये खबरें मिलेंगी कि हम ये जितने चार्ज पार्किंग की हुई है, जिन्होंने नाजायज ये जस्ट लाइक जिन्होंने पार्क पे या एमिनिटी प्लॉट पे या नदियों के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन हमने प्लान किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि हम जो है वो ये इन लोगों की जितनी भी तजावुज़ात है इसको रिमूव करेंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा कि जाम सादिक पार्क की अगर बात की जाती है, जो कि कागजात में लोगों को मिलता मुश्किल से है कि जाम सादिक पार्क की असल जो उसका तूलो अर्ज है वो है क्या, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाज़ेह था कि उस पे से तजावुज़ात को हटाया जाए, नोटिस दिए जाएं, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, शादी हॉल भी हैं, यहाँ तक कि कसीरुल मंजिला इमारात जो हैं वो बाकायदा इस जाम सादिक पार्क, जो कि बहुत पुराने किसी मास्टर प्लान में कराची के मौजूद है, उस पर बनाई गई हैं। सर इसके हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है कि जाम सादिक पार्क को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए, फिर यह आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने एमिनिटी प्लॉट्स हैं या इस पार्क की कौन सी जमीन थी जिसको कन्वर्ट करके कमर्शियल एक्टिविटी में यूज किया जा रहा है? बिल्कुल डॉक्टर, ऐसे ही हुआ है। जुमेरात के दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें अबाउट ये आपका सवाल था, उनकी तरफ से भी ये तमाम इदारों को बशमूल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें केएमसी है, केडीए है, तमाम कराची में जितने भी सिविक एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको ये कहा गया है कि ऐसे तमाम पार्क, एमिनिटी प्लॉट जिसको जो है चेंज किया गया है और उसकी लिस्ट फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने मांगी है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और उस पे फौरी एक्शन के लिए भी कहा है। तो अब जिस इदारे का भी वो पार्क के अंदर ये बना हुआ है, वो इदारा उसका जवाबदेह है। मे भी जिस आप पार्क की बात कर रहे हैं जाम सादिक पार्क, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, तो वो इदारा इंशाल्लाह ताला अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा विद कंप्लायंस के साथ 7 से 8 दिन में। बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जो इल्लीगल पार्किंग की जाती है, ऐसे प्लॉट्स पे या ऐसी जगहों पे जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मेयर साहब ने एक ऑर्डर अभी दिया है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जहां जहां पार्किंग हो रही है उस पर जो है या तो उस पार्किंग को या तो चेक किया जाए या उस पार्किंग को ही कैंसिल कर दिया जाए, जहां पर जो है जो उनको जिस कॉन्ट्रैक्ट पे दी गई है जो वायलेशन कर रहे हैं, या फौरी तौर पे उसको जो है ब्लैकलिस्ट करके ये गवर्नमेंट की यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन खुद चलाएगी। उसके ऊपर कार्रवाइयां इंशाल्लाह आपको देखेंगे 1 से 2 दिन में ये भी आपको नजर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अबाउट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दूसरे इदारों की बात नहीं कर रहा। ठीक है सर, क्या समझते हैं ये मुहिम जो है ये कितने दिनों में खातिर खा नताइज जो है वो दे सकती है? यानी इतने अरसे से आप इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट का काम कर रहे हैं, ये तमाम टीमें दिन रात की मेहनत से, मैं देखता हूँ मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ आपकी ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया जा रहा होता है, चाहे दिन का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, ऑपरेशन चल रहे होते हैं। क्या समझते हैं सर कि मजीद कितने दिन बाद आप ये कह सकेंगे कि मतलब काफी हद तक कराची से तजावुज़ात का खात्मा किया जा चुका है? डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इस कराची का मेरे पास जो लैंड कंट्रोल है वो 31% है इस पूरा कराची शहर का। उस 31% लैंड कंट्रोल पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई की है वो आपके सामने भी है और मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हर 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी और कमिश्नर कराची को भी। और अभी जो आपकी वीडियो तस्वीरें चल रही हैं आपके चैनल पे, ये मेरी आज की कार्रवाई है। आज ये जहां जहां भी जो लोग 1 दिन में तैयार करते हैं, हमें फौरी वहां पर कार्रवाई करते हैं। ये होटल्स हैं, ये जिन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी नॉर्थ नाजाबाद में, ये आप वो कार्रवाई दिखा रहे हैं। हम वहां पर पहुंचे, उसके 2 ही दिन हुए थे इसने बनाए हुए, हमने वहां पर जो उसको मसमार किया। बिल्कुल इसी तरीके से पीसीएस सोसाइटी के अंदर रात के टाइम पर, रात के मिडनाइट को उन्होंने काम शुरू किया था, नालों को बंद कर रहे थे, हमने वहां भी एक्शन किया। तो अब मेरी तो एक इंटेलिजेंस टीम है, वो भी पूरी रातों को गश्त कर रही है, काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने इदारे से, अपने जो मेरे साथ हैं उनसे तो बड़ा मुतमईन हूँ। बाकी आप लोग नजर रखने वाले हैं, आप लोग मुझे रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह, वो देखेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा ये जो मूवेबल जो इंक्रोचमेंट होती है, ठेले होते हैं,
ये जो जब्त कर लिए जाते हैं, क्या ये उन मालिकान को वापस भी कर दिए जाते हैं? कोई जुर्माना लगाया जाता है? क्या प्रोसीजर क्या है इसका? आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे वहाँ एक कौंसल होती है, जो कौंसल रेजोल्यूशन होती है। मेरे जो इख्तियार में है उस कौंसल रेजोल्यूशन में मैं 15 डेज तक जो है उसको अपने पास रखता हूँ। 15 दिन के बाद जो है मैं जुर्माना एक करके उस पर जो हमारी रेजोल्यूशन पास है वो जुर्माना करके उससे अंडरटेकिंग लेता हूँ कोर्ट का कि आइंदा वो जो है रोड पे नजर नहीं आएगा और ना लगाएगा। तो हम 15 दिन बाद वो उसका सामान जो मोबाइल किस्म की होती है, जो उसकी रेडी वगैरह पथारे, वो हम जुर्माना करके छोड़ देते हैं आफ्टर 15 डेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो है इसी तरह से इंक्रोचमेंट के खिलाफ काम करते रहें और कराची से तजावुज़ात का खात्मा हो सके। नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द जो है कराची से जो तजावुज़ात हैं, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन काम है, लेकिन अगर इसी तरह से दिन रात इस पर काम किया जाए, तजावुज़ात को बार बार हटाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद खातिर ख्वाह नताइज जो हैं वो इसके हासिल हो सकें। पर नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।